प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्ते। मैं महेंद्रपाल शर्मा अपने इस कालांश में आप सभी के लिए दो बैलों की कथा जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है उसका उत्तर भाग लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम दो बैलों की कथा जो के उत्तर भाग पर चर्चा करेंगे। आज उत्तर भाग पर चर्चा करने से पूर्व हम इसके प्रथम भाग के विषय में संक्षेप से जान लेते हैं। हमने जाना कि प्रस्तुत कहानी में झूरी नाम का एक किसान है जिसके पास हीरा और मोती नाम के दो पछाई जाति के बैल हैं जो देखने में बहुत सुंदर हैं, अपने काम में चौकस हैं और उन दोनों का आपस में गहरा संबंध है तथा झूरी के साथ भी उनका संवेदनशील संबंध है, भावात्मक संबंध है। किसी कारणवश झूरी अपने बैलों को अपनी ससुराल भेज देता है। उनके झूरी के द्वारा उनको ससुराल भेजा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो दुखी होते हैं तथा रात के समय वो अपनी रस्सियों को तुड़वा करके वापस झूरी के घर आ जाते हैं। उन्हें अपने घर देख करके झूरी भी बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो उन्हें अपने घर वापस आया देख करके क्रोधित होती है और उन पर आरोप लगाती है कि ये बैल नमक हराम है तथा कामचोर है, जिसे सुन करके झूरी को क्रोध आ जाता है। अब आगे की कथा प्रारंभ करते हैं जो इस प्रकार से है। उसका प्रथम बिंदु जो है वो है कि गया द्वारा बैलों को घर ले जाना और उनके साथ सोतेला व्यवहार करना। गया अगले दिन वापस झूरी के घर आता है और उन दोनों बैलों को अपने साथ बैलगाड़ी में जोत करके ले जाता है। वो अब की बार उन बैलों को पहले की तरह नहीं ले जाता, क्योंकि पहले उसे उन बैलों को ले जाने में दांतों पसीना आ गया था, कठिन परिश्रम करनी पड़ी थी, इसलिए उसने अब की बार उन बैलों को बैलगाड़ी में जोता। जब वो उन बैलों को बैलगाड़ी में जोत करके ले जा रहा था तो हीरा नामक जो बैल था उसने रास्ते में 2 या 3 बार गाड़ी को खाई में गिराने का प्रयास किया, लेकिन मोती ने उसे संभाल लिया, क्योंकि मोती जो था वो सहनशील स्वभाव का बैल था। इस तरह करते कराते शाम तक गया अब उन बैलों के साथ अपने घर चला जाता है और उन घर जा कर के उन दोनों बैलों को एक मोटी रस्सी के साथ बांधता है और उनको खाने में सूखा भूसा देता है तथा अपने बैलों को अच्छा चारा देता है। अपने साथ ये सोतेला व्यवहार देख करके वो बहुत दुखी होते हैं तथा अपनी मूक भाषा में एक दूसरे से विचार विनिमय करते हैं कि इससे पहले झूरी ने कभी उनके साथ ऐसा सोतेला व्यवहार नहीं किया है तथा उन पर कभी फूल की डंडी से भी प्रहार नहीं किया है। अब जो दूसरा मुख्य बिंदु है वो इस प्रकार से है कि छोटी लड़की द्वारा बैलों को रोटियां खिलाना और उनकी रस्सी खोलना। हीरा उनके साथ बुरा व्यवहार करता था। अगली सुबह जब हीरा ने उन दोनों बैलों को हल जोतने के लिए तैयार किया तो दोनों बैलों ने मानो पाँव न उठाने की कसम खा ली। गया ने उन्हें बहुत मारा पीटा, लेकिन उन दोनों ने पाँव तक नहीं उठाया। वो अड़ियल स्वभाव के हो गए, लेकिन जब निर्दयी गया ने हीरा की नाक पर डंडों से प्रहार किया तो मोती क्रोधित हो गया और वो हल लेकर के दौड़ पड़ा। लेकर के दौड़ने के कारण गया का हल, उसकी रस्सी, उसका जुआ, उसका जोत सब टूट करके बिखर गए, लेकिन उनका यह भागना सफल नहीं हुआ और गया ने उनको ग्रामीणों की सहायता से पकड़ ली। क्योंकि रस्सी उनके गले में बंधी थी तो वो दौड़ने में समर्थ नहीं हुए और दोबारा वो अपने घर ले आया और घर ले जा करके उनको फिर मोटी रस्सी से बांध दिया। इतना जरूर हुआ कि अब की बार गया ने उन दोनों बैलों को प्रताड़ित नहीं किया, उनके साथ मार पिटाई नहीं की। इस तरह से वो दोनों बैल दिन में कठिन परिश्रम करते और शाम को सूखा भूसा खाते हुए समय गुजार रहे थे। एक रात जब परिवार के सभी सदस्य घर में बैठ कर के भोजन खा रहे थे, तभी एक छोटी सी लड़की घर के अंदर से आई जिसके हाथ में 2 रोटियां थी। उस लड़की ने उन दोनों रोटियों को एक एक करके मोती और हीरा को खिला दिया। उन रोटियों से उनकी भूख तो शांत नहीं हुई,
लेकिन आत्मीयता की भावना से उनके मन को भोजन अवश्य मिल गया और वो अपनी मुख भाषा में एक दूसरे से बातचीत करते हुए कहते हैं कि इस घर में भी एक सज्जन निवास करता है जो भैरव की पुत्री है। भैरव, ये भैरव जो शब्द है वो गया के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि उनके लिए वो एक निर्दयी अत्याचारी व्यक्तित्व था। ये जो छोटी लड़की थी वो गया की लड़की थी जिसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उसके साथ मारपीट करती थी, उसके साथ सौतेला व्यवहार करती थी, ऐसा ही सौतेला व्यवहार जैसा गया झूरी के बैलों के साथ करता था। और कहते हैं ना कि एक दुखी व्यक्ति के दुख को एक दुखी व्यक्ति ही समझ सकता है, इसलिए उन दोनों के साथ इस सौतेले व्यवहार को देख करके उस लड़की को उन दोनों बैलों के प्रति दया की भावना जागृत हुई। आत्मीयता की भावना, अपनेपन का भाव जो है वो उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ और वो हर रोज उन दोनों बैलों को शाम के समय एक एक रोटी जरूर खिलाती थी। अपनी इस दुर्दशा को देख करके एक दिन हीरा मोती से कहता है कि अब मोती जो है वो हीरा से कहता है कि अब बहुत हुआ, अब मैं इस प्रताड़ना को और सहन नहीं कर सकता। तो हीरा उससे पूछता है कि अब क्या करने का विचार है। वो कहता है कि मैं इस निर्दयी अत्याचारी गया पर प्रहार करूंगा। लेकिन वो कहता है कि अगर हमने इस पर, मोती कहता है कि अगर हमने इस पर प्रहार कर दिया तो ये छोटी लड़की जो हमें हर रोज स्नेह के रूप में 2 रोटियां देती है ये अनाथ हो जाएगी, हम इसको अनाथ नहीं कर सकते। तो वो कहता है तो मैं ऐसा करता हूं कि इस मालकिन पर सींगों से प्रहार कर देता हूं। तो यहाँ पर लेखक ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो मोती है वो कहता है कि नारी पर प्रहार करना हमें शोभा नहीं देता है। तो हीरा कहता है कि अब क्या करें, तो क्या इसी प्रकार से हम दुखी जीवन व्यतीत करें, क्या अपनी इस प्रताड़ना का विरोध ना करें, अपनी इस स्वतंत्रता का विरोध ना करें। तो वो कहता है कि आपके मन में क्या है। तो वो कहता है कि हम ऐसा करते हैं कि इसकी जो हमारी रस्सी है उसको धीरे धीरे से काटना प्रारंभ करते हैं और जब ये कट करके थोड़ी कम मोटी रह जाएगी तो जोर लगा करके अपनी शक्ति के प्रदर्शन करके हम इसको तोड़ लेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। इस प्रकार एक रात के समय जब लड़की उन दोनों को रोटियां दे करके अपने घर के अंदर चली जाती है तो हीरा और मोती दोनों अपनी रस्सियों को अपने को चबाना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन रस्सियाँ मोटी होने के कारण वो उनके मुंह अर्थात मुख में नहीं आती और जिस कारण उनका ये प्रयास असफल हो जाता है। तभी अचानक वो देखते हैं कि घर का दरवाज़ा खुलता है और वह छोटी सी लड़की घर से बाहर निकलती है, उनके पास आकर के खड़ी हो जाती है। दोनों बैल भी श्रद्धा भाव के कारण अपना सिर झुका करके उस लड़की को के हाथ को प्रेम पूर्वक चाटने लगते हैं। लड़की उन दोनों के रस्सियों को खोल देती है और साथ ही चिल्लाने लगती है, अरे ओ दादा, अरे ओ दादा। फूफा जी के बैल भाग गए, दौड़ गए, पकड़ो, वो भागे जा रहे हैं। अपनी लड़की की इस प्रकार की आवाज़ को सुन करके गया हड़बड़ाकर घर से बाहर निकलता है और बैलों को पकड़ने के लिए दौड़ता है तथा ग्रामीणों को भी सहायता के लिए पुकारता है। लेकिन इस समय वो बैल उनकी पहुंच से दूर जा चुके थे और उत्साह में दौड़ते दौड़ते भागते भागते वो अपना रास्ता भूल गए थे। तृतीय क्या है, जो तीसरा मुख्य बिंदु है, बैलों का भागते भागते रास्ता भूलना और सांड से युद्ध करना। जब उस छोटी सी लड़की ने उन दोनों बैलों के रस्सियां को खोल दिया तो वह खुश होकर के दौड़ने लगे या डर में दौड़ते गए और अपने उस रास्ते को भूल गए जिस रास्ते से वो झूरी के घर से गया के घर आए थे। जब वो रास्ता भूल गए और गलत रास्ते पर चले गए तो वो देखते हैं कि नए गांव हैं, नए वृक्ष हैं, ये वो रास्ता नहीं है। लेकिन दौड़ के कारण, भूख से व्याकुल होने के कारण वो काफ़ी पीड़ित थे। तब वो देखते हैं कि उनके पास ही एक मटर का खेत है, तो वो दोनों अपनी भूख को शांत करने के लिए उस मटर के खेत में चले जाते हैं और जब तक उनकी भूख शांत नहीं होती तब तक वहाँ पर चरते हैं। जब उनकी भूख शांत हो जाती है, वो तृप्त हो जाते हैं,
तब बहुत समय के बाद वो आज़ादी का अनुभव करते हैं और उछलने कूदने लगते हैं। जब वो उछलने कूदने लगते हैं खुशी के मारे, तो एक प्रेम भाव में वो एक दूसरे के से सींग मिला करके शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कभी हीरा मोती को पीछे धकेल देता है, कभी मोती हीरा को पीछे धकेल देता है। इस प्रकार वो खेलते रहते हैं। अचानक वो देखते हैं कि एक सांड उनकी तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ता आ रहा है। वो सांड क्या था? वो हाथी के आकार का था। जिस प्रकार से हाथी शक्तिशाली होता है, बड़े आकार का होता है, ऐसा ही वो सांड था। उस सांड को देख करके दोनों मुख भाषा में आपस में विचार करते हैं कि इससे भिड़ना अर्थात इससे लड़ाई करना जान से हाथ गंवाना है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना है। लेकिन फिर वो विचार करते हैं कि अगर हम इससे नहीं भिड़ेंगे, इससे लड़ाई भी नहीं करेंगे, तो भी हमारी जान तो चल ही जाएगी, मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए हमें असली वीर योद्धा की तरह इसका मुकाबला करना होगा। तो दोनों आपस में मुख भाषा में विचार विमर्श करते हैं कि हम दोनों मिलकर के इसका मुकाबला करेंगे, और दोनों साहस के साथ आगे और पीछे से रोदते हुए उसको हरा देते हैं, युद्ध में हरा देते हैं। आगे पीछे से का अर्थ क्या है कि जब वो सांड हीरा को मारने के लिए जाता है तो मोती पीछे से अपने सींगों से उस पर प्रहार करता है, और जब वह मोती की तरफ मारने के लिए दौड़ता है तो हीरा अपने सींगों से उस पर प्रहार कर देता है। उन दोनों की इस एकता के कारण वो सांड थक करके गिर जाता है, हार जाता है, और अपने शत्रु को हारा हुआ देख करके वो उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद इतना संघर्ष करने के बाद उन्हें दोबारा से क्या लगती है? भूख लग जाती है, और वो अपनी भूख को शांत करने के लिए दोबारा नज़दीक के मटर के खेत में चले जाते हैं। अभी उस मटर के खेत में प्रवेश करने के बाद अभी उन्होंने 3 या 4 ग्रास ही खाए होंगे, अर्थात 3-4 ग्रास ही खाए होंगे कि मटर के खेत की रखवाली करने वाले व्यक्ति वहाँ पर आ जाते हैं और वो उनको पकड़ करके उन्हें बंदी बना लेते हैं। इसके बाद हमारा चौथा मुख्य बिंदु आता है कांजी होश में बंद हो। वो जो खेत की रखवाली करने वाले व्यक्ति थे उन दोनों बैलों को पकड़ करके कांजी होश में ले जाते हैं। कांजी होश क्या है? ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आवारा पशुओं को बांधकर रखा जाता है और उन्हें दंड दिया जाता है। तो वो उस समय वैसे तो मोती और हीरा पालतू पशु थे, जो झूरी के पालतू पशु थे, लेकिन इस समय उनकी जो स्थिति थी वो आवारा पशुओं के समान थी, क्योंकि उनका कोई मालिक नहीं था। तो वो जो खेत की रखवाली करने वाले थे वो उन पशुओं को, यानी कि कौन से पशुओं को? हीरा और मोती को कांजी होश ले जाते हैं और वहाँ पर बंद कर देते हैं। वहाँ पर वो जाकर के देखते हैं कि उस कांजी होश में बहुत सी भैंसें, गायें, बकरियाँ, घोड़े, गधे जो बिना चारे के कारण, चारा ना मिलने के कारण इतने दुर्बल अर्थात कमज़ोर हो गए थे कि वो अपने पाँव पर खड़े भी नहीं हो सकते थे। ऐसे वो पहले से ही, ऐसे जानवर पहले से ही उपस्थित थे। कांजी होश में भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। रात भर बीत जाने के बाद भी उन्हें खाने के लिए कोई चारा नहीं दिया गया। इससे वे मरने की स्थिति में थे, मरने वाले थे, भूख से मरे जा रहे थे दोनों बैल। इसमें हीरा को जो है वो गुस्सा आ गया और उसने अपने इस बंधन को छुड़ाने का निर्णय किया और ऐसा विचार किया कि मैं कांजी होश के सामने वाली जो कच्ची दीवार है उसको अपने सींगों के प्रहार से तोड़ दूंगा। मोती के बार बार समझाने पर भी वह नहीं माना और उसने दीवार को तोड़ने प्रारंभ कर दिया। इतने समय में ही वहाँ पर पशुओं की गिनती करने वाला चौकीदार हाथ में लालटेन लेकर के वहाँ पर उपस्थित होता है और देखता है कि हीरा नामक जो बैल है वो कच्ची दीवार को तोड़ रहा है। इसे देख करके वो उसे रस्सी से बांधता है और डंडे से उसकी पिटाई करता है। उसके चले जाने के बाद, चौकीदार के चले जाने के बाद मोती भी साहस उठा कर करके, साहस भर करके, साहस के साथ कच्ची दीवार को तोड़ने का प्रयास करता है और वो दोनों मिलकर के उस कच्ची दीवार को तोड़ देते हैं।
दीवार के टूट जाने के बाद वहाँ पर उपस्थित भैंसें, बकरियाँ, घोड़े सभी भाग जाते हैं गधे को छोड़ करके। इस प्रकार लेकिन वो बैल नहीं जा पाते। उसका कारण होता है कि मोती, उसकी जो मोती है वो हीरा की रस्सी तोड़ने का प्रयास करता है। हीरा की गले की रस्सी नहीं टूट पाती और तब वो विफल हो जाते हैं। हीरा उसको कहता है कि आप भाग जाइए, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप खुद स्वतंत्र हो जाइए। तो इस पर मोती उसको जवाब देता है, उत्तर देता है कि मैं स्वार्थी मित्र नहीं हूँ। हम इतने समय से एक साथ रह रहे हैं, हमारे सुख और दुख दोनों एक समान हमने सहे हैं। सुख की घड़ी में भी हम दोनों समान रूप से रहे हैं और दुख की घड़ी में भी। तो इस विपदा के समय मैं आपको कैसे अकेला छोड़ दूँ। यहाँ पर एक सच्ची मित्रता का उदाहरण दिया गया है दोनों के वहाँ पर उपस्थित होने पर, और वो दोनों नहीं जाते हैं। और क्या करते हैं, सुबह होने पर जब चौकीदार आता है तो देखता है कि दीवार टूटी हुई है, मोती और जो हीरा है वो वहीं पड़े हुए हैं। इस अपराध के कारण उन्हें खाने के लिए एक तिनका भी नहीं दिया जाता सिवाय एक पानी के। अब जो हमारा अंतिम मुख्य बिंदु है वो बैलों को दड़ियल द्वारा खरीदना और उनका झूरी के घर पहुंचना। एक सप्ताह तक उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता। सप्ताह के अंत में एक दड़ियल व्यक्ति वहाँ पर आता है और वो उन दोनों बैलों को नीलाम कर लेता है, अर्थात खरीद लेता है। वो दड़ियल व्यक्ति जिसकी आंखें लाल और उसकी जो मुद्रा थी वो अत्यंत कठोर मुद्रा में थी, जिसे देख करके मोती और हीरा दोनों डर जाते हैं और मूक भाषा में आपस में विचार करते हैं कि अब उनकी जान नहीं बच पाएगी, क्योंकि यह दड़ियल हमें यहाँ से ले जा करके मृत्यु को प्राप्त कराएगा। इस पर मोती कहता है कि जो हमारी नियति अर्थात भाग्य में लिखा हुआ है वही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से जब वो दड़ियल उन दोनों को लेकर के रास्ते से जाता होता है तो रास्ते में वो देखते हैं कि कुछ गायें, कुछ बैल जो हृष्ट-पुष्ट हैं वो आपस में खेल रहे हैं और बड़ा आनंद ले रहे हैं। उनको देख करके उनके मन में भी वो दिन याद आते हैं कि किस तरह से वो झूरी के घर पर रहते हुए समय व्यतीत करते थे। इस प्रकार चलते चलते मन में विचार करते करते वो अचानक देखते हैं कि ये तो उनका जाना पहचाना रास्ता है, ये वही खेत हैं, वही खलियान है, वही बाग है, वही गांव है जिस रास्ते से गया उनको झूरी के गांव से अपने गांव लेकर के चला गया था। उनमें उत्साह बढ़ जाता है। अब वो तेज गति से चलने लगते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, ये वही रास्ता है, हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ पर झूरी का घर है। और वो चलते चलते झूरी के घर के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो झूरी के घर के पास पहुंचते हैं तो वो जोर लगा करके दड़ियल के हाथ से अपनी रस्सी को छुड़वा लेते हैं और भाग करके झूरी के घर के पास चले जाते हैं और उस स्थान पर खड़े हो जाते हैं जो झूरी के घर के सामने थी। उस समय झूरी अपने घर के आंगन में बैठ कर के धूप सेक रहा था। जैसे ही वो अपने उन दोनों बैल हीरा और मोती को देखता है तो प्रसन्न होता है और दौड़ करके उन दोनों को अलग अलग से गले लगा लेता है, उनके गले लग जाता है और बहुत प्रसन्न होता है तथा उनका अच्छी प्रकार से उनके शरीर पर हाथ फेरता है। ऐसा दृश्य देख करके जब झूरी की पत्नी बाहर निकलती है तो वो भी अपने बैलों को देख करके प्रसन्न होती है और उनके माथे को चूमती है। इस प्रकार उन दोनों का सुखमय जीवन प्रारंभ हो जाता है। प्यारे बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने दो बैलों की कथा नामक कहानी पर चर्चा की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी तरह से समझ आएगी और अब हम अपने अगले कालांश में इसी ही कहानी के अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।